नमस्कार साथियों, साधी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए इतिहास का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिएगा, और हम देखेंगे, साथ ही साथ आपको जवाब भी देते हुए चलना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। तो बिल्कुल नए तरह के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप सभी बच्चे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज हमारे एकेडमी ने लॉन्च की है, जो कि टोटल जिसमें टेस्ट मिलेंगे आपको 25 टेस्ट मिलेगा। ये देखिए 27, 2, 8, 14, 20, 25, 2, 8, 14, 20, 26, 1, 7, 13, 19। ये डेट भी आपको दिया गया है कब कब आपको कौन कौन सा टेस्ट देना है ना। जिसकी अवधि होगी 2 घंटे का। इसमें टोटल जो अंक होंगे वो होंगे 100 और अधिकतम प्रश्नों की संख्या जो है वो भी 100 ही होंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जितने भी कांस्टेबल वाले हैं जो कांस्टेबल सीजी पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की मोनालिसा किसके चित्र को कहा जाता है? मीराबाई, बनी ठनी, भारती दयाल, अमृता शेरगिल। तो आप जानते हैं कि मोनालिसा की जो तस्वीर है, जिसको लियोनार्दो दा विंची ने बनाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी तस्वीर है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उसी से कंपेयर करते हुए अगर हम भारत की मोनालिसा की बात करें, तो जो बनी ठनी को बोला जाता है, किसको बोला जाता है? बनी ठनी। बनी ठनी क्या है? बनी ठनी का अगर मैं एक्चुअल मीनिंग की बात करूं, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सजी संवरी। बनी ठनी क्या है? एक शैली है। किशनगढ़ जो कि राजस्थान में है, उसकी एक शैली है। एक सजी संवरी औरत का एक तस्वीर बनाया जाता है इस शैली के जरिए, जो कि बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उसमें नक्काशी की गई है। उस पेंटिंग को देखने से ही ऐसा लगता है कि साक्षात एक स्त्री वहाँ पे खड़ी है। तो इसी तस्वीर को भारत की मोनालिसा कहा जाता है, जिसको जानना बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। तो ये जो देख सकते हैं आप, किशनगढ़ शैली की बनी ठनी भारत की मोनालिसा कहलाती है। यह चित्र किशनगढ़ शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे कला विशेषज्ञों ने मोनालिसा के चित्र के बराबर खूबसूरत माना है। बनी ठनी को लेकर कुछ खास बातें हैं। बनी ठनी राजस्थानी शब्द है, जिसका ही मतलब होता है सजी धजी या सजी संवरी। तो देख सकते हैं जी आप, बनी ठनी की तस्वीर को इस तरह से आपको दिखाई देती है। अगर हम दुनिया के मोनालिसा की बात करें, मोनालिसा की तस्वीर की बात करें, तो मोनालिसा की जो तस्वीर है हमको इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। इस तरह से दिखाई देती है। सबसे प्रसिद्ध पेंटिंगों में से एक है ना। और यह एक विचार मग्न स्त्री का चित्रण है, जिसकी मुस्कान बहुत हल्की है। इस पेंटिंग को बनाने में बोला जाता है लगभग 14 साल लग गए थे। कहा जाता है कि इस पेंटिंग के होंठ को बनाने में कम से कम 12 साल का समय लगा था, और ये सबसे महंगी कीमती पेंटिंगों में से एक मानी जाती है। इसी को बोला जाता है मोनालिसा की तस्वीर। क्या बोला जाता है? मोनालिसा की तस्वीर। नेक्स्ट बताइएगा, अष्टांग योग में शामिल हैं प्रत्याहार, आसन, धारणा, समाधि। क्या शामिल है? आपको तो अष्टांग योग पता ही होना चाहिए। एडीओ के बच्चे हो, तैयारी करने जा रहे हो, तो अष्टांग योग को फॉलो करना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए यह क्वेश्चन लाया गया है। यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मैंने आसन को छोड़ दिया है। आसन तो हो गया हमारा टोटल 8। तो हमारा जो प्रत्याहार है वो भी शामिल है, आसन भी शामिल है, धारणा भी शामिल है, समाधि भी शामिल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो अष्टांग योग में ये सारे जो कथन है, आसन, प्रत्याहार, धारणा और समाधि, ये चारों शामिल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि आठों जो तथ्य हैं वो इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सी घटना लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में नहीं हुई है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उसके बाद अगर हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुआ। तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो तीनों हैं, है ना, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, ये तीनों ही जो घटनाएं हैं वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में घटित हुई है। अगर हम लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल की बात करें तो 1916 से 1921, ये किसका टाइम पीरियड है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड का टाइम पीरियड है जी। ठीक है, क्या है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड का टाइम पीरियड क्या है? 1916 से 1921। अब देख सकते हैं 1916 में हुआ था, क्या हुआ था? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 में क्या हुआ था? हमारा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई थी। तो ये जो सभी चीजें हैं, ये सभी घटनाएं हैं, ये सारी घटना कहीं ना कहीं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल से संबंधित है। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है 1916 से 1921 तक का है, और ये तीनों घटनाएं हैं वो चैम्सफोर्ड से संबंधित है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना में क्या शामिल नहीं था? क्या शामिल नहीं था? सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार का गठन। ऑप्शन बी है पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। ऑप्शन सी है ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाने की बात। इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर कमेंट जरूर करना है कि क्या हो सकता है। कैबिनेट मिशन योजना में क्या शामिल नहीं था? सभी दलों की सदस्यता से एक अंतरिम सरकार का गठन, पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाने की बात। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको कमेंट करना है एक बार। ठीक है, क्या हो सकता है हमारा आंसर? कैबिनेट मिशन योजना में क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था? पृथक पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार किया गया। किसमें किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना में किया गया था। ये शामिल था, लेकिन हमको यहाँ पे पूछा गया है शामिल नहीं था, है ना। कैबिनेट मिशन योजना सबसे पहले हम देखेंगे तो कब लाया गया था? तो कब लाया गया था कैबिनेट मिशन योजना? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1946 में लाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाने की बात, और यहाँ पे दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो एक बार कमेंट जरूर करना है आपको, सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार का गठन। क्या हो सकता है हमारा आंसर? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना में क्या शामिल नहीं था। तो आपको आंसर कमेंट करके जरूर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है,
तो कब लाया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में लाया गया था, जिसमें पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना थी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार अपनी शक्तियों को किसको हस्तांतरित करेगी? भारतीय सरकार को हस्तांतरित करेगी। तो ये सारे जो कंटेंट है मैं आपको बता दी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके एक बार बताएंगे। नेक्स्ट, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम, कन्याकुमारी, हम्पी, मामल्लपुरम। तो विरूपाक्ष जो मंदिर है कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित है। कर्नाटक के हम्पी शहर में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर स्थित है और इसे विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1986 में विश्व धरोहर सूची में हम्पी को शामिल किया गया था। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में किसकी स्थापना की गई थी? यूनेस्को की स्थापना की गई थी। अगर मैं यूनेस्को के मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहाँ है यूनेस्को का हेडक्वार्टर या मुख्यालय? तो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1946 में विरूपाक्ष मंदिर को शामिल किया गया है। और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक के हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। ये कौन सी शैली में बना हुआ है? ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। देवराय द्वितीय के शासन काल में यह मंदिर बनाया गया था और यह भगवान शिव को समर्पित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अगर हम बात करेंगे तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विरूपाक्ष मंदिर, जो कि बना था देवराय द्वितीय के शासन काल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन पागलपंथी विद्रोह का संस्थापक था? मजनून शाह, भगत जवाहर, करम शाह, दादू मियां। तो एक बार जरूर आंसर बताइएगा कि क्या हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करम शाह, क्या देखेंगे? करम शाह। करम शाह था संस्थापक। किसका संस्थापक? पागलपंथी विद्रोह का। इसने ही नेतृत्व किया था, लेकिन आगे चलकर इसका जो बेटा आया टीपू मीर, इसने इस पागलपंथी विद्रोह के कमान को संभाला, क्योंकि यह जमींदार के अत्याचारों से बहुत ही ज्यादा तंग आ गए थे। इसलिए यह जो विद्रोह है बंगाल वाले क्षेत्र में 1813 से स्टार्ट हुआ था। अब देख सकते हैं कि जब हमारा 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था, उससे पहले ही जो पागलपंथी विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था? करम शाह ने किया था। आगे चलकर इसके बेटे ने इस विद्रोह का कमान संभाला। तो देख सकते हैं कौन से क्षेत्र में हुआ था? कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। कौन सा विद्रोह? तो पागलपंथी विद्रोह। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या पुर्तगालियों के भारत आगमन के महत्व के संदर्भ में सही है? हमारे पास कथन दिया गया है और यहाँ पे कूट भी दिया गया है और आपको सही कथन की पहचान करना है और नीचे दिए गए कूट से सही मैच भी करना है। तो यहाँ पे कथन को पढ़ लेते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ी नहीं करना है। क्या सही है क्या नहीं है, पूरा कथन को, पूरा सेंटेंस को, एक एक चीज को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं कथन की बात करूं तो कथन में क्या दिया गया है? भारत में जहाज और तोपों के प्रयोग की शुरुआत हुई, गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत हुई, भारतीय वस्त्र के निर्यात का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। क्या सही है पुर्तगालियों के संदर्भ में? तो जो हमारा फर्स्ट कथन है, भारत में जहाज और तोपों के प्रयोग की शुरुआत किसके समय में हुई थी? पुर्तगालियों के समय में ही हुई है। और गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत भी किसके समय में हुई है? पुर्तगाली। तो हमारा जो कथन 1 और 2 है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन भारतीय वस्त्र के निर्यात का श्रेय पुर्तगालियों को नहीं दिया जाता बल्कि डचों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? डचों को दिया जाता है। अब आपके समक्ष
5 स्टेटमेंट को पूरा मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ। तो अब आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, केवल 1 और 2 होगा। क्या हो जाएगा, 1 एवं 2। भारत में जहाज और तोपों के प्रयोग की शुरुआत किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत भी पुर्तगालियों के समय में हुई थी। और इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा केवल 1 और 2। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कथन 3 गलत है, क्योंकि भारतीय वस्त्र के निर्यात का जो श्रेय है किसको दिया जाता है, डचों को दिया जाता है। अब आपको देखना है कि जो गोथिक स्थापत्य कला है वो किस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो चर्च बने हुए हैं और चर्च में जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो ये कलाकारी की गई है, जो आर्किटेक्ट है इस तरह का, इसी को बोला जाता है गोथिक स्थापत्य कला। ठीक है। नेक्स्ट, बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे। ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों से संबंधित जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है। तो यहाँ पे बताना है आपको सही आंसर। साधना समाज से, अनुशीलन समिति से, अभिनव भारत समिति से, स्वदेश बांधव समिति से। तो कौन सी समिति बारिंद्र घोष से संबंधित है, जल्दी से एक बार बता देंगे। साधना समाज देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, साधना समाज, दूसरा है अनुशीलन समिति, और तीसरा है अभिनव भारत, और चौथा है स्वदेश बांधव समिति। क्या है हमारा आंसर। तो बारिंद्र घोष का जो संबंध है वो कौन सी समिति से है, अनुशीलन समिति से है। किसका संबंध, बारिंद्र घोष का संबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा खाली स्थान वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी। तो 1792, 1784, 1782, 1789। तो यहाँ पर हम देखते हैं मंगलौर की संधि कब हुई थी, सन 1784 में हुई थी। अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। इस संधि के तहत जो अंग्रेज है और टीपू सुल्तान एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को एक दूसरे को वापस कर देंगे, है ना। और इसी संधि के तहत जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसका अंत हुआ था। तो मंगलौर की जो संधि है वो कब हुई थी, 1784 में हुई थी। किसके बीच हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है इसको खत्म करने के लिए 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो कब हुआ है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है। तो हमारा जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1767 से 69 में हुआ है। कब हुआ है, 1767 से 1769 में हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। दूसरा हुआ है 1780 से 1784 में हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। उसके बाद है तीसरा कब हुआ है, 1790 से 1792 में हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, 1799 में हुआ है। तो इसको हमको ध्यान रखना है क्योंकि हम इसी डेट को अधिकतर भूल जाते हैं। तो 1767 से 69, है ना, 17 बाद में आपको 67 और 69, 67 और 69 याद रखना है। और यहाँ पर भी सामने में क्या है, 17 है, आपको 80 84 याद रखना है। फिर अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो 90 और 92 है, फिर उधर 99 है। तो मुश्किल नहीं है डेट को याद करना, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कब कब हुआ था मैसूर युद्ध। तो हमारा जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 में हुआ था। कब हुआ था, 1767 से 69 में हुआ था हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 80 से 84,
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 90 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय किसकी मृत्यु हुई है? हैदर अली की मृत्यु हुई है। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी हैं। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी हैं। तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध के समय किसकी मृत्यु हुई थी? हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब हुई थी? सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध के समय। नेक्स्ट, राजगीर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा खालिस्तान झील के बीच में है। मुचलिंद, घोड़ा कटोरा, वैतरणी सरोवर, बिजली घर। आप जानते हैं कि जो भगवान बुद्ध हैं, कौन? भगवान बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनको बोला जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। क्या बोला जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे बोला जाता है? गौतम बुद्ध को बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कौन से झील के बीच में है राजगीर में बुद्ध की प्रतिमा? तो झील का नाम पूछ रहा है, तो झील का नाम आपको बताना है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनको लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। कब हुआ था? 563 बीसी में। ठीक है, और इस तालाब का नाम है घोड़ा कटोरा। घोड़ा कटोरा तालाब में ही बुद्ध की जो प्रतिमा है वो विराजमान है। तो आंसर हो जाएगा हमारा घोड़ा कटोरा तालाब। नेक्स्ट, 1591 में चार मीनार की भारतीय इस्लामिक शैली का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। आंसर याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने हैदराबाद शहर की भी स्थापना की थी। और हैदराबाद में स्थित है क्या? चार मीनार। हैदराबाद में ही क्या स्थित है? चार मीनार, जिसकी स्थापना की थी कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट, भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1872, 1868, 1878, 1862। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, एक मिनट तो यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सन 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। कब किया था? 78 में किया था। तो याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1878। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना सभी को? नेक्स्ट, बहुत लिखा गया है, ये बहुत नहीं है, ये बौद्ध है। क्या है? बौद्ध। तो बौद्ध दर्शन में आत्मा के स्थान पर किसको स्वीकार किया गया है? तो आंसर बताना है आपको। प्रतीति समुत्पाद, पंचस्कंद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद। अब मैं यहाँ पे एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आपको अपने स्तर पर आंसर जरूर बताना है। क्या दिया गया है? बौद्ध दर्शन में आत्मा के स्थान पर किसको स्वीकार किया गया है? पंच स्कंद को स्वीकार किया गया है। तो पंच स्कंद में क्या क्या शामिल होता है आपको कमेंट करके बताना है। प्रतीति समुत्पाद, यह कार्य कारण सिद्धांत है। कार्य कारण
सिद्धांत है। किसका कार्यकरण सिद्धांत है? बौद्ध धर्म का कार्यकरण सिद्धांत है। अनात्मवाद, बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्षणिकवाद, इनके अनुसार क्या है? संसार क्षण भंगुर है, संसार क्षण भंगुर है। हमारा आंसर होगा पंचस्कंद। क्या होगा आंसर? पंचस्कंद होगा। देखो, बौद्ध दर्शन में आत्मा के स्थान पर पंचस्कंद को स्वीकार किया गया है। ये 5 स्कंद हैं। रूप, पहला क्या है हमारा? रूप। दूसरा क्या है? विज्ञान। तीसरा क्या है? वेदना। चौथा क्या है? संज्ञा। एवं पांचवा क्या है? संस्कार। इनमें कोई भी ऐसा स्थिर और समान तत्व नहीं है जिसे आत्मा माना जा सके। ठीक है, तो आत्मा के स्थान पर 5 स्कंदों को किसने स्वीकार किया है? गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पंचस्कंद। क्या हो जाएगा आंसर? पंचस्कंद। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? खुदीराम बोस ने किया था, वीडी सावरकर ने किया था, प्रफुल्ल चाकी ने किया था, या भगत सिंह ने किया था? ठीक है, गुप्त संगठन अभिनव भारत के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खुदीराम बोस, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह। तो आंसर हो जाएगा अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का निर्माण या संगठन को गठित किया था विनायक दामोदर सावरकर। किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था। कब किया था? 1904 में किया था। कब किया था? 1904 में किया था। अपने भाई दामोदर, गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर इन्होंने किसका निर्माण किया था? अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का निर्माण किया था या उसकी स्थापना की थी। किसने की थी? वीडी सावरकर ने। किसके साथ मिलकर की थी? अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर और औरंगजेब। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, है ना। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस दौरान भारत का शासक कौन था? तो उस दौरान भारत का शासक था अकबर। कौन था? अकबर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर था, क्योंकि अकबर का जो टाइम पीरियड है 1556 से 1605 था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। कब हुई है? 1600 में हुई है। तो ध्यान रखिएगा, है ना। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है और कहीं ना कहीं जो अकबर बादशाह हैं, मुगल बादशाह, उनका जो टाइम पीरियड है 1656 से 1605 के मध्य था और इसी बीच में 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई है। और 1608 में सूरत के बंदरगाह पर कंपनी के जहाज पहली बार कहाँ आए थे? भारत आए थे। तो ध्यान दीजिएगा, कब हुई थी ईस्ट इंडिया व्यापारिक कंपनी की स्थापना? तो 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है डचों के व्यापारिक केंद्र के बारे में और आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है नागापट्टिनम या नागपट्टिनम भी उसको बोल सकते हैं, नागपट्टिनम ही है वो, नागापट्टिनम लिखा गया है। तो क्या है? नागापट्टिनम, नागापट्टिनम। चिंसुरा, कहीं कहीं पे चिंसुरा भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे चिंसुरा भी लिखा रहता है। और दिया गया है मछलीपट्टनम। और क्या दिया गया है? मछलीपट्टनम। उसके बाद सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। देखो, जो डचों के व्यापारिक केंद्र है वो बहुत सारे स्थानों पर था, है ना। कहाँ कहाँ पर था? नागपट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना।
तो इत्यादि स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करके रखे हुए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो डचों ने भारत में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, जिनमें कुछ प्रमुख थे। सूरत था, कोचीन थी, बिमलीपट्टनम था, कराईकल था, चिंसूरा था, है ना। कानपुर, मछलीपट्टनम में भी इनके व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे। तो किनके व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे? डचों के व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे। तो ध्यान दीजिएगा इनके कौन कौन से व्यापारिक केंद्र हैं। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? मोपला विद्रोह से, पाइका विद्रोह से, गोंड विद्रोह से, सिपाही विद्रोह से। तो आप सभी जानते हैं कि बेगम हजरत महल बहुत ही बहादुर महिला थी, है ना। उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अपने छोटे से पुत्र बिरचिस कादिर के साथ उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। कौन से आंदोलन में भाग लिया था? 1857 की क्रांति में भाग लिया था और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन वो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। बाद में वो भागकर नेपाल चले जाती है, ठीक है, और उनकी मृत्यु भी नेपाल के काठमांडू शहर में ही होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आंसर होगा बेगम हजरत महल का संबंध कौन से विद्रोह से था? तो सिपाही विद्रोह 1857 से था। उनके पुत्र का नाम भी आप याद रखेंगे। उनके पुत्र का नाम क्या था? बिरचिस कादिर। उनका पुत्र था, कदर लिखा गया, ये कादिर है, के साथ वो गद्दी पर बैठी थी और अंग्रेजों के साथ इन्होंने संघर्ष किया था। अब बेगम हजरत महल को देख सकते हैं आप, इस तरह से वो दिखाई देती हैं। और शादी से पहले इनका नाम क्या था? मोहम्मदी खानम था। शादी से पहले बेगम हजरत महल का नाम क्या था? मोहम्मदी खानम। इस तरह से दिखाई देती थी बेगम हजरत महल। बाद में इनकी जो मृत्यु है कहाँ होती है? नेपाल के काठमांडू शहर में होती है। अब देखेंगे कि इन्होंने जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व है कौन से शहर से किया था? तो लखनऊ से किया था। कहाँ से की थी? लखनऊ से की थी। नेक्स्ट, वर्ष 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। प्रतीक की अगर हम बात करें तो 1857 की प्रतीक है कमल और रोटी। कमल और रोटी, ये प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। अगर एक्चुअल में जो विद्रोह की शुरुआत है वो 10 मई 1857 से कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। और सभी कहाँ आते हैं? दिल्ली की तरफ आते हैं। दिल्ली को अपना मेन हेडक्वार्टर बनाते हैं और जितने भी सभी क्रांतिकारी हैं सब दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। और यहाँ पर जो मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह जफर, इनको अपना मेन लीडर बनाते हैं। लेकिन जो बहादुर शाह जफर है वो बूढ़ा हो चुका रहता है, तो वहाँ पर जो सैन्य नेतृत्व रहता है वो कौन करते हैं? बख्त खां करते हैं, है ना। तो दिल्ली से जो बहादुर शाह जफर हैं उनकी तरफ से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने किया था। याद रखिएगा कि एक्चुअल में जो विद्रोह की शुरुआत होती है वो 10 मई 1857 को मेरठ से ही होती है। अब यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखो 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। इनका जो कार्यकाल है 1856 से 1862 के रूप में इन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। 1858 में ब्रिटिश क्राउन द्वारा उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण लेने पर लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। तो लॉर्ड कैनिंग जो हैं भारत के पहले वायसराय बनते हैं। भारत के पहले वायसराय, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग क्या है? भारत के पहले वायसराय हैं। तो ध्यान दीजिएगा। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ये कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। और आप सभी को बताना है कि बिहार से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो आप सभी को कमेंट करना है बिहार से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, है ना। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? एक बार जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
1857 के दौरान बरेली उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेता कौन था? नाना साहब, खान बहादुर खां, हजरत महल, कुंवर सिंह। तो 1857 के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेता कौन था? नाना साहब, खान बहादुर खां, हजरत महल, कुंवर सिंह। कौन था आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मौलवी लियाकत अली वर्तमान भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। वह 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे, है ना। और इस युद्ध को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, आप बताओ। यहाँ पे क्या दिया है, मैच हो रहा है आपका ऑप्शन। दौरान बरेली उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां, हजरत महल, कुंवर सिंह। तो आपको इस आंसर को भी कमेंट करके एक बार बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड मैंने कुछ नेताओं का नाम लिखा हुआ है। बिरचिस कादिर, अहमदुल्ला बेगम, हजरत महल ने कहाँ से विद्रोह संभाला था? लखनऊ से। जनरल बख्त खां बहादुर शाह द्वितीय, दिल्ली से। राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, नाना साहब, इन्होंने नेतृत्व किया था कानपुर से। अमर सिंह कुंवर सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था बिहार से। हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह, इन्होंने किया था राजस्थान से। उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही, इन्होंने किया था उड़ीसा से। तो कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने कहाँ कहाँ से विद्रोह किया था, उसका नाम मैंने लिखा हुआ है, एक बार जरूर पढ़िएगा। और छत्तीसगढ़ से किसने किया था, है ना, छत्तीसगढ़ से किसने किया था, कमेंट जरूर करेंगे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व छत्तीसगढ़ से किसने किया था, कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1881, 1882, 1883, उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? यह हंटर आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसको हंटर समिति बोला जाता है। यहाँ पे आयोग है ना, और जो हंटर आयोग है वो शिक्षा से संबंधित है। और वो जो समिति थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए स्थापित की गई थी। कहीं कहीं पे इतिहास में कुछ कुछ शब्द हैं हमको सेम नजर आते हैं, इसको आप ले सकते हैं समुच्चारित भिन्नात्मक शब्द की तरह, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके जो वो दिखाई तो सेम देती है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है समुच्चारित भिन्नात्मक शब्द। उसी तरह यहाँ पर है ना। उसी तरह इतिहास में भी कई सारी चीजें हैं जो हमको सिमिलर प्रतीत होती है, लेकिन उसके जो मीनिंग है वो अलग ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो जो हंटर समिति है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी, लेकिन यहाँ पे हंटर आयोग जो था वो शिक्षा से संबंधित है। तो हंटर आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? लॉर्ड रिपन ने कब की थी? तो देखिएगा, 1882 के हंटर आयोग की अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी, है ना। और इसकी स्थापना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने किया था। तो कब किया गया था? 1882 में हंटर आयोग की स्थापना किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर आयोग की स्थापना किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। तो आंसर हो जाएगा 1882। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया और उन्होंने सामाजिक सुधारों, विशेषकर शिक्षा और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था। किसने बढ़ावा दिया था? लॉर्ड रिपन ने दिया था। अब लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पारित किया, जिससे भारत में नगर पालिका शासन को बढ़ावा दिया। लॉर्ड रिपन ने शिक्षा के प्रसार के लिए हंटर कमीशन की भी नियुक्ति की थी। तो लॉर्ड रिपन से संबंधित इतने सारे फैक्ट हैं जो कि मैंने लिख दिया है, तो इसको भी आप डिटेल में पढ़ के यहाँ से बहुत सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर देखना है तो हमारे साथ जरूर बने रहें। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी देना चाहूंगी, है ना, जिसको आपको याद रखना बेहद जरूरी है। तो वो बातें क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं द्वैध शासन की, किसकी बात करूंगी? द्वैध शासन। द्वैध शासन
इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो द्वैध शासन किसने लागू किया था, है ना, द्वैध शासन किसने लागू किया था, तो आपको बताना है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया था। किसने किया था, क्लाइव ने किया था। जब सत्ता में दो शासन साथ साथ चलती है तो उसको बोला जाता है द्वैध शासन। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, मान लो उस दौरान द्वैध शासन लागू हुआ और शासन करने दे दिया गया था किसको, नवाब को दे दिया गया था। बंगाल में, बंगाल था, बंगाल में नवाब को शासन करने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया था। लेकिन जो सैन्य मामले हैं, राजस्व मामले हैं, विदेशी मामले हैं, सारी शक्तियां किसके पास थी, अंग्रेजों के पास थी। नाम मात्र के शासक कौन रह गए थे, नवाब रह गए थे। नाम मात्र के शासक कौन थे, नवाब थे। लेकिन जो सारी शक्तियां थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी। ठीक है, तो यहाँ पे दो व्यक्ति मिलके यहाँ पे शासन का संचालन कर रहे थे। अगर हम एक बात और देखें यहाँ पे, एक है सहायक संधि, सहायक संधि, और दूसरा है रिंग फेंस, रिंग फेंस। तो सहायक संधि की नीति किसने लाया था, अगर पता हो तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे। सहायक संधि की नीति लाई थी लॉर्ड वेलेजली ने। किसने लाई थी, लॉर्ड वेलेजली। यही क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के मॉडर्न इंडिया से, तो ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली लाई थी, लेकिन यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने किसको लाया था, रिंग फेंस की नीति को लाया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें सहायक संधि क्या होता है और रिंग फेंस की नीति क्या होती है, तो रिंग फेंस का जो वृहद रूप था उसी को बोला जाता है सहायक संधि। क्या बोला जाता है, रिंग फेंस का जो वृहद रूप था उसी को बोला गया है सहायक संधि, है ना। अब रिंग फेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होता था रिंग फेंस कि राज्य के बाहर एक बफर जोन बनाना। इन लोग क्या करते थे कि पड़ोसी राज्यों की रक्षा के लिए राजाओं के साथ क्या करते थे, समझौता करते थे, उनको लुभावने वादे करते थे उनके साथ कि हम आपकी सीमाओं की रक्षा करेंगे, बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे सैनिकों का सारा खर्च उठाना पड़ेगा। इस तरह से लुभावने वादे अपने पड़ोसी राज्यों के राजाओं को दिया जाता था, है ना। और राजा भी अपनी सीमाओं की रक्षा करवाने के लिए उस लुभावने वादे में फंस जाते थे। बाद में जो अंग्रेज होते हैं अपने सैनिकों का सारा जो खर्चा है किससे मांगते हैं, पड़ोसी राज्यों के राजाओं से मांगते हैं। अर्थात इनके पास जो सैनिकों का जो पूरा खर्च है वो तो बच जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने साम्राज्य का धीरे धीरे क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे। उसके बाद अगर मैं सहायक संधि की बात करूं तो सहायक संधि इसका वृहद रूप है रिंग फेंस का। सहायक संधि के बहुत सारे नियम हैं जिनको मैं कल डिटेल में आप और भी बताऊंगी और साथ ही साथ क्वेश्चन भी लेके आऊंगी। तो आज का क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं। सभी को थैंक यू।